टर्किश इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालन दमास्कस पहुंचे तो अल-शर्रा यानी जोलानी ने हयात तहरीर शाम के जो लीडर हैं गाड़ी में सैर भी कराई। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगर आपके जहनों में कोई भी शक या शोबा था कि तुर्की जो हयात तहरीर शाम और सीरिया में जो वाकयात और डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं थी अंकरा की, तो आप गलत होंगे जी। टर्किश इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कलन जो साबिक एक मुशीर थे सदर एर्दोआन के, फिर उनको सबसे अहम पोर्टफोलियो एक तरीके से दिया गया। हकान फिदान साहब जिसके ऊपर हावी थे 10 साल, 10 साल से ऊपर तक हावी थे, और उनकी जगह पे हकान फिदान साहब को वजीर खारजा बना दिया गया। और इब्राहिम कालन जो बड़े ही डिप्लोमेटिक नरम आवाज में बात करने वाले, लहजे में बात करने वाले, उनको खुफिया इदारे का सरबराह बना दिया। और अब जो वीडियोस आ रही हैं सीरिया से, वो दिखा रही हैं कि इब्राहिम कालन साहब चलते हुए जा रहे हैं दमास्कस के अंदर। और एक और वीडियो आई जिसके अंदर एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में एक सूटेड बूटेड जोलानी, जिनका नाम अल-शर्रा है, अबू मोहम्मद अल-शर्रा, वो ड्राइव कर रहे हैं या गाड़ी में ड्राइव उनको करवा रहे हैं इब्राहिम कालन साहब को। बड़े खुशी खुशी चल रहे हैं। एक सिग्नल देता है ये एक तरीके से। आपको याद होगा फैज़ हमीद साहब 2021 के सितंबर में जैसे ही तालिबान ने कंट्रोल पूरा लिया, अमेरिका गया, तो सरीना होटल में नजर आए चाय पीते हुए। और फिर एक सहाफ़ी ने, वेस्टर्न सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि क्या चीज़ें सब सही होंगी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे चाय बड़ी ज़बरदस्त है, चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी। उसके बाद फैज़ हमीद साहब का एक तरीके से जवाल शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना वाजे तरीके से सामने रखा इवेंट्स के, और सामने आए वो, तो उसके अंदर कोई शक नहीं रहा अमेरिकन दिमाग में और उनके जो अमेरिकन इंटरलॉक्यूटर्स थे कि अफगान तालिबान की वापसी में काबुल में पाकिस्तान का अहम किरदार है। कुछ इसी तरीके से, खैर इसी तरीके से तो नहीं, क्योंकि एक तरफ इब्राहिम कलन साहब पहुंचे हुए थे दमास्कस शाम, और दूसरी जानिब एंथनी ब्लिंकन साहब पहुंचे तुर्की अंकरा। वहां पे इनकी मुलाकात हुई एयरपोर्ट के ऊपर ही सदर एर्दोआन से, और उनके साइड पे बैठे हुए थे हकान फिदान साहब। और फिर तारीफें शुरू हुई, स्टेटमेंट्स आना शुरू हुए। अमेरिका ने तुर्की की शान में हिमायती रैकेट पे रैकेट डाल दिए कि जी अब हमें देखना है कि सीरिया के अंदर कोई यानी सीरियन ही उसे लीड करेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे। ये सब कुछ बकवासियात। अच्छा, एक तरफ तो ब्लिंकन साहब वहां पे पहुंचे हुए थे और सीरिया के ऊपर बातचीत हो रही थी, दूसरी तरफ इब्राहिम कलन साहब सीरिया पहुंचे हुए थे, लेकिन सैकड़ों की तादाद में इजरायली सोल्जर्स और सिपाही अब सीरिया में मौजूद हैं। और उन्होंने कहा जा रहा है कि 800 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हजारों की तादाद में बमबारी की है। कोई 80% सीरिया की जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, नेवल इक्विपमेंट है, वो तबाह हो चुकी है। उससे ज़्यादा भी शायद हो, कोई अंदाज़ा नहीं है हमारे पास काउंट करने का, क्योंकि अभी हयात तहरीर शाम आई थी और उसने अभी भी स्टेट को ही टेक ओवर किया था। और यहाँ पे एक तरीके से डिकैपिटेशन और लिमिट करने की जो कोशिश है इसराइल की, वो जारी है। अच्छा, एर्दोआन साहब के ऊपर दोबारा निगाह डालते हैं एक बार फिर। उनकी बड़ी सिवियर डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज, डिप्लोमेटिक भी कह लें, मिलिट्री भी एक तरीके से कह लें, खामोशी से उन्होंने असाद साहब को हटा दिया और रास्ता एक तरीके से खोल दिया। जो सीरियन ये नकल मकानी करके आए थे तुर्की, तकरीबन 40 40 लाख के करीब या 4 मिलियन के करीब सीरियन नकल मकानी करके आए थे और तुर्की में रिहाइश पजीर थे। कुल मिला के तकरीबन 11 मिलियन सीरियंस ने नकल मकानी की थी सीरिया से। और वो दीगर ममालिक, सबसे ज़्यादा तुर्की, फिर वो लेबनान, जॉर्डन, इन सब ममालिक में गए। मगर यूरोप के अंदर भी तकरीबन 1 से 1.5 मिलियन सीरियन पहुंचा, ज़्यादातर जर्मनी, मगर और ममालिक भी का भी रुख किया। तो अब
आहिस्ता आहिस्ता स्पेशली टर्की से उनकी वापसी शुरू हो गई है। इनफैक्ट कुछ टाउन्स हैं नॉर्थ के अंदर, मानिसा ऐसे करके, जहां से रातों रात ही सीनियर्स अपने सब कुछ वहां पे बंद बंद किया, दुकानें वकानों के ऊपर फॉर सेल सातलिक साइन लगाए और उन्होंने रुख किया सीरिया का। और उनकी कोशिश होगी कि अपने घरों में जाके वो दोबारा रिहाइश करें। अच्छा, एक तरफ तो यहाँ पे ये मेजर एक सक्सेस है, जीत है एर्दोआन साहब के लिए। दूसरी जानिब अफ्रीका के अंदर भी एर्दोआन साहब ने बड़े ही मेजर मूव्स किए हैं, और सोमालिया और इथियोपिया जो एक तरीके से जंग की सूरत के अंदर उतरने वाले थे, इथियोपिया ने सोमाली लैंड का जो एरिया है सोमालिया के शमाल के अंदर, उसको भी रिकग्नाइज कर लिया था, कबूल कर लिया था इन कॉन्ट्रवेंशन के उनके अपने एग्रीमेंट से। इथियोपिया और सोमालिया का एक बहुत ही समझ लें आप दुश्मनी का एक वो रहा है, माजी भी तारीख भी। और इथियोपिया की तरफ से सोमालिया के अंदर बड़ी रेड्स भी हुए, सोमाली लैंड को भी सपोर्ट हुआ, टुकड़े भी एक तरीके से तोड़े गए, ऑपरेशंस भी लॉन्च किए इथियोपिया ने अल शबाब के बहाना बना के घुसने में। मगर अब एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट कर दी है, सोमालिया और इथियोपिया के दरमियान एक मैरिटाइम इकोनॉमिक नेवल अग्रीमेंट जो तुर्की की बैकिंग से बेसिकली सामने आया है, जिसके तहत वो एक दूसरे की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे रेड सी के थ्रू हो गई, या सोमाली कोस्ट बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है सोमाली कोस्ट, उसके थ्रू हो गई, तो वहाँ पे वो उसको फैसिलिटेट करेंगे एक दूसरे की। इसका ये मतलब है कि जंग नहीं होगी। इसका ये एक और मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। और टर्किश पोजीशन जो है, इथियोपिया, सोमालिया, टर्की के तकरीबन 45 से 47 मिशंस हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस, एम्बेसीज, कॉन्सुलर स्टाफ पूरे खित्ते में, यानी अफ्रीका के पूरे खित्ते के अंदर 45 से 47 टर्की ने अपने मिशन, डिप्लोमेटिक मिशंस खोले हुए हैं। और उसकी बुनियाद के ऊपर, अब ये चाइना से भी ज़्यादा है, अमेरिका से भी ज़्यादा है, फ्रांस से भी ज़्यादा है, उसकी बुनियाद के ऊपर टर्की ने ये एक बहुत ही अहम इकदाम लिया है, कदम उठाया है, जिसके तहत अब ये दोनों की पार्टनरशिप को सस्टेन कर सकेगा। एक तरीके से पीस ब्रोकर या मीडिएटर का रोल भी अदा करेंगे एर्दोआन साहब। तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है ये टर्की के लिए। टर्की के लिए डिप्लोमेटिक सक्सेस यहाँ पे, साथ साथ अमेरिका की बैकिंग सीरिया के अंदर, उसके साथ साथ इल्जामात तुर्की के ऊपर बहुत लग रहे हैं। अब रशिया की तरफ से जो अलेक्जेंडर डुगिन साहब हैं, पुतिन साहब के मेजर एडवाइजर हैं, फिलोसोफर भी समझे जाते हैं, उनकी बेटी को एक हमले के अंदर मारा गया था। मेरे ख्याल से 1-1.5 साल होने को आ रहा है इस बात को, क्योंकि यूक्रेन की जो फिलॉसफी और जो आइडियाज थे उनको ये प्रमोट कर रहे थे, तो उनकी बेटी को टारगेट किया था। ये बच गए थे क्योंकि दूसरी गाड़ी में थे। उन्होंने टर्की को कहा है कि तुमने अपना एक तरीके से कब्र खो दी है सीरिया में। रूस को रूस के साथ बिट्रेल करके या नाइंसाफी करके, और उस रूस के साथ जिसने तुर्की की मदद की थी जब इनके ऊपर कू हुआ था, दरबे हुआ था 2016 के अंदर, तो पुतिन साहब ने शदीद मदद की थी एर्दोआन साहब की। पहले लीडर थे कॉल करने के लिए या हिमायत करने के लिए। साथ साथ एर्दोआन साहब पहले लीडर थे जिन्होंने सबसे पहला दौरा कू के बाद, बगावत के बाद इन्होंने रूस का किया था। तो रशिया बहुत तपा हुआ है, साथ साथ ईरान बहुत खार खाया हुआ है। नाम तो डायरेक्टली नहीं ले रहा वो तुर्की का, मगर वो कह रहा है कि सूरिया का एक हमसाया है इजराइल को हट के, जिसने भी सहूलतकारी की अमेरिका की अंदर घुसाने में। और अब ये कालिन साहब की ट्रिप के बाद दमास्कस तो कोई शक होना नहीं चाहिए कि तुर्की का क्या किरदार था एक तरफ, दूसरी तरफ से ब्लिंकन साहब पहुंचे तुर्की और वहाँ पे वो बैठे हुएंगे सुल्तान एर्दोआन साहब के साथ। तो एक नेक्सस तो सामने से ऑब्वियसली मौजूद है कि टर्की ने और एर्दोआन साहब ने जो किरदार अदा कर दिया है अपने नेटो एलाई होने का, जो उन्होंने पूरा कर दिया है एक तरीके से एहसान, तो वो अब रशिया और ईरान और इवन में भी चाइना के अंदर बड़े ही तफशीश से देखा जाएगा। मगर साथ साथ एर्दोआन साहब ने यूरोप को, अमेरिका को और इजराइल को एक पास ज़रूर दिया है। अब देखने का कि क्या किस तरीके से प्ले आउट होगा। उन्होंने जुलानी पे बैट की है और चीज़ों पे बैट की है, क्या वो पे ऑफ होगी कि नहीं होगी, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।